Now we start our chapter number 3rd, that is linear equation of two variables. So first of all, what is the meaning of linear? The meaning of linear is power 1. Linear means exponent of power 1 होगी. इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज्ड होंगे. दो वेरिएबल एक्स वाई हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, एस टी भी यूज़ कर सकता है. ठीक है. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? दैट मीन्स द इक्वेशंस इन विच टू वेरिएबल्स आर यूज्ड and the exponent, that means power of used variable is 1, are called linear equations of two variables. Clear? So their standard form is लीनियर इक्वेशन. तो इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स यूज्ड है का मतलब आपको गिवन इक्वेशन पेयर में होगा, मतलब दो इक्वेशन देगा वो, है ना. 9th में आपने सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे इस टाइप से, 9x + 11 = है ना 32. तो दिस इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. So you got only one equation there in 9th class, and simply you side change this and solve the equation. Now we have two variables in linear equation, that means number of equation will also be 2. हमको कितने इक्वेशन मिलेंगे? दो इक्वेशन मिलेंगे और उनको सॉल्व करना होगा अपन को. फिर देखो लास्ट ईयर हमने ये भी देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस वंस. ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है? 1 टाइम्स, बिकॉज इसकी पावर 1 है. जितनी जिसकी पावर उतनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. तो अब आपको जो इक्वेशन होंगे वो पेयर में होंगे, दो इक्वेशन गिवन होंगे. तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको दो लाइन ड्रॉ होंगी. फिर एक इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ होती है, तो हमको गिवन इक्वेशन कितने रहेंगे? 2. तो हाउ मेनी लाइन इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन वी विल गेट 2 स्ट्रेट लाइन्स. क्लियर? So standard form of linear equation is, the first equation will be a1x plus b1y equal to c1. This is standard form of your equation number 1. x और y जो है ये वेरिएबल हैं, एंड a1 b1 c1 कैन बी एनी रियल नंबर. इनकी जगह कोई भी रियल नंबर चल सकता है. डेसिमल हो सकता है, रूट हो सकता है. रियल नंबर समझते हो ना? हाँ, जितने भी नंबर आप जानते हो सब किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में. तो a1 b1 c1 कैन बी एनी रियल नंबर. इनफैक्ट इन प्लेस ऑफ a1 b1 c1 अदर अल्फाबेट कैन बी यूज्ड. नंबर भी यूज कर सकते हैं और एज इट इज अल्फाबेट भी यूज किया जा सकता है इनकी जगह पर. एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y = c2. आप दोनों इक्वेशन में देख रहे होगे कि x और y मतलब जो वेरिएबल होगा वो दोनों में कॉमन होगा. ये नंबर डिफरेंट होंगे. आप a1 b1 c1 मतलब नंबर डिफरेंट, a2 b2 c2. तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 होगा. a1 किसका कोफिशिएंट होगा? x का. b1 और c1 इक्वल के उस साइड कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे हम. ठीक है. तो a2 b2 एंड c2. क्लियर? अब देखो इन इक्वेशन से सबसे पहले तो हम इसमें ये पता कर सकते हैं कि जो इक्वेशन गिवन है हमको उसका कोई सॉल्व होगा नहीं होगा कि कैसा, मतलब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन. तो वी कैन फाइंड विदाउट सॉल्विंग, only by observing these two equation
we can find whether the equation or system, see pair of equation also known as system, we can call it system also. Clear? So number one we see what, if system means this pair is also known as system. If system has unique solution, तो बिना सॉल्व किए, यूनिक का मतलब समझते हो ना, वन एंड ओनली वन, मतलब सिंगल सॉल्यूशन होगा इसका। तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन मीन्स A1 बाय A2 अगर हमको मिल जाए डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 एंड इट इज डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, देन वी से दैट द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? इसमें और इसकी और सटीक कंडीशन, एप्रोप्रिएट कंडीशन ये होती है कि A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल B1 बाय B2। यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन ऊपर वाली कंडीशन से बेहतर कंडीशन मानी जाती है लिखने में। इसको हम और अच्छा बोलेंगे, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, और बोल रहा है सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, और दोनों ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। इससे भी और ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये नीचे वाला, मतलब हम ये लिखा करेंगे। कंप्लीट कंडीशन इज दैट, बट है क्या, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप सेकेंड पार्ट, ये दूसरी सिचुएशन में भी आ सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है फर्स्ट पेयर, ये केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन में ही होता है। क्लियर? अब देखना, मान लीजिए आपको जो सिस्टम गिवन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट टू इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर दैट, जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सिंगल पॉइंट पर। मतलब यूनिक सॉल्यूशन को और क्या लिख सकते हैं हम, और प्रेजेंट व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। कंफर्म है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही करेंगी, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, कोई पॉइंट तो होगा जहां पर यूनिक पॉइंट होता है ये, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन मोर देन वन पॉइंट कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। आप इनको प्रोड्यूस करो दोबारा, ये कभी नहीं काटेंगी, एक बार काट दिया हो गया। क्लियर? का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसा होता है, यूनिक होता है। दैट्स वाई यूनिक सॉल्यूशन में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ग्राफ कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, वही आपका सॉल्यूशन यानी सॉल्व आंसर होगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपका 2 3 पर इनने इंटरसेक्ट कर दिया दोनों लाइन ने, तो आपका आंसर ही यही होगा, x इज इक्वल टू 2, है ना, और एंड y इज इक्वल टू 3। द फर्स्ट ऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसिया, ऑल्सो नोन एज एब्सिसिया, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ x, एंड द सेकेंड पॉइंट नंबर इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ y। तो जो पॉइंट आप जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही आपके इक्वेशन का सॉल्व भी होगा, हाँ, और सिंगल पॉइंट पर ही दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब समझते हो ना, हाँ, जिसके जैसा दूसरा ना हो, वन एंड ओनली वन। क्लियर? तो ये कंडीशन है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन की। इससे भी बेहतर कंडीशन कौन सी है, ये वाली। हाँ, अब आपको ऑप्शन में ये वाली कंडीशन नहीं है, ऐसी ये प्रिंटेड है 4 ऑप्शन में, ये नहीं प्रिंटेड है, तो फिर हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों हैं अगर आप ऑप्शन में, तो इसको टिक करोगे आप, इसको नहीं करोगे। क्लियर? नाउ सेकेंड कंडीशन इज इफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कई इक्वेशन पेयर ऐसा होता है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब आप सॉल्व करते जाओ, सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, एंड ही नहीं होंगे।
है ना। तो ऐसा सिस्टम किस काम का, जिसके सॉल्व ही कभी खत्म ना हो। इसकी सॉल्व अगर हम निकालने बैठ गए तो हमारे तो 3 घंटे इसी में बर्बाद हो जाएंगे वहाँ। तो अगर किसी सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम यही आंसर लिख देंगे, क्या, यही हमारा आंसर होगा कि इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस इसके आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो इफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो योर कंडीशन विल बी व्हाट, इफ रेशियो ऑफ A1 A2, रेशियो ऑफ B1 B2 एंड रेशियो ऑफ C1 C2 ऑल 3 आर इक्वल। तीनों रेशियो कितने कैसे मिल रहे हैं हमको, इक्वल मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मतलब ये सॉल्व इसके निकलते ही जाएंगे, एंड ही नहीं होंगे कभी, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन में इनका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यू विल गेट 2 लाइन्स वन ओवर अनदर। सच लाइन्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन्स। एक के ऊपर एक मिलेंगी लाइन आपको। हम 2 ग्राफ खींचेंगे लेकिन लाइन कितनी मिलेगी, एक, मतलब दूसरी लाइन उसी के ऊपर से ड्रॉ होगी अगर आप खींचोगे भी तो। इसलिए मैंने डबल एरो बना दिए हैं इसमें, देखो डबल एरो मतलब एक लाइन है उसके ऊपर से दूसरी लाइन भी चली गई। कौन सी लाइन कहलाती है ये, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो कब मिलेगी ये, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये कारण क्या है, देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्व हैं इसके, है ना। और सॉल्व यानी होता है कॉमन पॉइंट, अब भी अपन ने देखा। तो इसके ढेर सारे सॉल्यूशन है का मतलब जो भी पॉइंट होंगे दोनों में आएंगे। ये लाइन एक के ऊपर एक ही है तो कोई भी पॉइंट लोगे तो काय में आएगा, दोनों लाइन में आएगा। और जो पॉइंट दोनों लाइन में आता है उसी को तो सॉल्व बोलते हैं। तो दैट्स वाई, तो ऐसे कैसे कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी लाइन में, इनफाइनाइट। दैट्स वाई सॉल्यूशन विल बी, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इस कंडीशन को और में, और प्रेजेंट, यस, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर, कोइंसिडेंट लाइंस बोल सकते हैं इसको। ये है सेकेंड कंडीशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एंड द थर्ड एंड लास्ट कंडीशन विल बी नो सॉल्यूशन। या तो सिंगल सॉल्यूशन होगा या ढेर सारे होंगे या होगा ही नहीं। इसके अलावा और कोई सिचुएशन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो इसमें भी 3 कंडीशन बनते हैं, यूनिक, इनफाइनाइट मैनी एंड नो सॉल्यूशन। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज इफ yes system has no solution, then तो अब आपको क्या मिलेगा, A1 बाय A2 इक्वल तो होगा B1 बाय B2, बट तीसरा वाला जो है C1 रेशो C2 ये इक्वल नहीं होगा। अब आप, मैंने जो बोला था अभी वो देखो, आप इस पेयर को देखो, ये केवल यूनिक में यूनिक है। ऐसा डज नॉट इक्वल आपको केवल इसी में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। दैट्स वाई यूनिक की ये कंडीशन मोर एप्रोप्रिएट मानी जाती है। ये वाला पोर्शन तो आपको दोबारा भी मिला होगा ये, तो ये यूनिक कहाँ हुआ, हाँ, इन 2 कंडीशन दिस कंडीशन इज फॉर 2 times we are getting 2 times same condition, that's why, है ना। that's why this condition is more appropriate condition for unique solution। so no solution में ये condition होगी, फर्स्ट रेशियो इक्वल आएगा लेकिन थर्ड वाला रेशियो कैसा होगा, does not equal to होगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नो सॉल्यूशन मतलब नो पॉइंट कॉमन, और नो पॉइंट कॉमन कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। 2 parallel lines never intersect each other, that means they never get common point on it, right? so no solution को और क्या बोल सकते हैं हम, और present parallel lines। तो आपको ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन की जगह वो पैरेलल लाइन भी लिख देगा तो समझ जाना नो सॉल्यूशन है ये, है ना।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह पर क्या लिख के दे सकता है आपको, कोइंसिडेंट, प्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, तो समझ जाना कि अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की जगह क्या लिख के दे सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन लिख कर दे सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जब हम ग्राफ मेथड करेंगे ना तो 3 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको, या तो ऐसा ग्राफ खींचेगा आपका, या फिर ये वाला ड्रॉ होगा, या फिर चौथा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कंडीशन 3 है तो 3 के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखना सिस्टम को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। इफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट इज यूनिक और infinite many solution, then these two condition, if given equation satisfying either this condition or this condition, then the system is called consistent system. किसी भी प्रकार का सॉल्व है तो वो कंसिस्टेंट है। फिर अब सॉल्व तो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में आपका सिस्टम कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, तो व्हाट इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर जिसका नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्व ही नहीं है, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये कंडीशन मिले तो भी क्या लिखोगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये मिलेगी तो क्या लिखोगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जब ये मिलेगी तो क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट। कोई प्रॉब्लम है? ओके, नाउ वी सी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्लियर? सो वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशन बाय सेवरल मेथड्स। द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू लर्न इज एलिमिनेशन मेथड। After that we learn what substitution method. After that we have cross multiplication method. One more method is used in ancient time in India, that is Paravartya method. Actually cross multiplication method is the latest version of Paravartya method. This is ancient version, है ना। Nowadays cross multiplication is used. Clear? And finally in fifth number we will get graph method. These 5 methods you have to learn. In your book the graphical method given in the beginning, but we used graphical method when we become familiar with other 4 methods. जब आपसे ये 4 मेथड अच्छे से बनने लगेंगी ना, तो ग्राफ मेथड सीखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी बनेगी। आपकी बुक में मेरे हिसाब से उल्टा अरेंज है। ग्राफ मेथड इन द बिगिनिंग बहुत मुश्किल है सीखना। आपसे जब ये मेथड बनेगी ना, तो ग्राफ मेथड बहुत आसानी से बनने लगेगी। क्लियर? तो दैट्स वाई मैंने इसको 5th नंबर पर लास्ट में डाल दिया है। हाँ, अदर 2 मेथड्स और भी मेथड्स होती है इसकी, जो आपको अभी कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में ये 5 मेथड्स हैं, और भी होती है। एक होती है मैट्रिक्स मेथड भी होती है। मैट्रिक्स मेथड यू विल लर्न इन योर हायर स्टडीज 11th 12th। वन मोर इज देयर, कंपैरिजन मेथड इज ऑल्सो देयर, कंपेयरिंग, है ना। So these 2
are not in your course in 10th. We will learn how many 5 methods you have to learn. और ये ना आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे ऑल 5 ही अच्छे से बननी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से बोर्ड में आ जाता है। नाम लिख के दे देगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय दिस मेथड, तो जब आप उसको इसी मेथड से करोगे तो नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोई दूसरी मेथड उसमें अप्लाई कर दी तो 0 मिलेगा, आपका आंसर करेक्ट आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। मतलब वो बियॉन्ड, आपने क्या कर दिया, बियॉन्ड पेपर सॉल्व कर दिया, वो उसने पूछा ही नहीं और आप ना, तो इन 5 मेथड में से कोई भी मेथड नाम लिख के आ जाती है आपको। हाँ, अगर एग्ज़ाम में पेपर में आपको लिखा है सॉल्व द इक्वेशन और इक्वेशन के बिना, तो अब आपकी इच्छा है इन 5 मेथड्स में से किसी से भी कर देना उसको। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम मेंशन है तो फिर उसी मेथड का सॉल्व माना जाएगा, अदर मेथड पर 0 मिलेंगे। तो ये बहुत ध्यान रख के काम करना है भाई। तो और इन 5 में से कोई भी मेथड वो बदल बदल के इधर उधर हर साल देता रहता है। मतलब हमसे ऑल 5 ही अच्छे से बननी चाहिए, बच नहीं सकते आप कि अरे यार ये वाली सीख ली अब 4 रहने दो। ठीक है। नाउ वी लर्न फर्स्ट मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। So elimination method is given in exercise number 3.4. We will see fourth question of first one. Then you try 1, 2 and 3, and if you have any problem then you can ask. Okay, we are doing what? Question number 4. So what is, first of all, write given equations. The first equation is the first equation is xy2 plus 2y3 is equal to -1. This is your first equation. See, you can see clearly here 2 numbers are in dividation, 2 and 3 both. If we take same equation, these 2 number will create problem in further calculation. So better that we erase these 2 numbers here only. तो जब भी आपको इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिपिकल टाइप का लिखे तो उसको यहीं पर आपको सिंपलियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्लियर? तो हमको देखो डिवाइड से 2 and 3 को हटाना है। तो एक तरीका तो आप जानते हो पुराना कि एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 का साइड चेंज कर देंगे तो हट जाएगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा, मेरे को डिवाइड से हटाना है 2 and 3 बोथ, तो 2 into 3 6 होता है, तो मैं पूरे इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हट जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर उसी नंबर का, जो नंबर हटाना है डिवाइड से, उसका उल्टा काम करोगे। डिवाइड से हटाना हो कोई भी नंबर तो उसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, और मल्टीप्लाई से कोई नंबर अगर आपको हटाना है तो फिर डिवाइड करना चाहिए। तो 2 and 3 बोथ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6। सो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आएगा यहां पर 3x बचेगा। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स कटेगा, 2 जा 4y मिलेगा यहां। और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा -6 ये मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन जो है सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अब देंगे हम। जब आपका इक्वेशन अब सिंपलियर फॉर्म में आ जाए तब उसको नंबर देना चाहिए, है ना, फालतू में नहीं तो नंबर बढ़ते जाएंगे। अपन यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। क्लियर? एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू
3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी आप देख रहे हो डिवाइड में 3 है, जिसको हम यहीं हटा लेते हैं। तो व्हाट, 3 डिवाइड से हटाना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन में होगा, है ना। तो कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3। तो ऑल 3 टर्म्स में 3 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें बस कर दिया, करते हैं ये लोग, है ना। 3 का मल्टीप्लाई तो 3x, कीजिए 3 का मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3x। इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, y, और 3 3 जा 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। इतना काम करने के बाद अब हमारी मेथड स्टार्ट होगी, एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे कि इसका नाम है एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट होगा कोई। एलिमिनेट होने का मतलब होता है किसी को हटा देना। आप एलिमिनेशन राउंड देखते होगे ना टीवी वगैरह में, जो शोज होते हैं उसमें एलिमिनेशन राउंड, तो उसमें कोई ना कोई प्लेयर बाहर हो जाता है ना गेम से। हाँ, बिल्कुल सेम मीनिंग है यहाँ एलिमिनेशन मेथड की। तो इसमें 2 प्लेयर हैं एक्स एंड वाई, सपोज इनमें से एक एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब सॉल्व से उसको गायब करना, इक्वेशन से उनको हटाना। तो यू कैन एलिमिनेट एक्स, ईदर एक्स और वाई। एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो, वाई को भी। अब उस कंडीशन में देख लिया करो कि इजी कैसे होगा। मैथ्स में एलिमिनेशन कब होता है, जब एक कंडीशन तो ये है कि दोनों नंबर एक जैसे होना चाहिए, और एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तभी ये कैंसिल होके एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेशन मतलब 0 बचना चाहिए। तो जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कोफिशिएंट एक जैसे होना चाहिए। तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, देखो, है ना। y में, इसमें 4 है, इसमें कुछ नहीं है, तो y के कोफिशिएंट सेम नहीं है। हम बना सकते हैं सेम, अगर इसके भी नहीं होते तो किसी को एक को बनाते। तो किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो जो इजी पड़े, जब हमारी इच्छा है तो हमको जो इजी काम लगेगा वो हम करेंगे। तो दोनों इक्वेशन में 3x सेम मिल गया, जो आसान है एलिमिनेट होना, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसी को टारगेट कर लेता हूँ। तो कोफिशिएंट तो सेम है। अब साइन कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी एलिमिनेट होगा। देखना दोनों के साइन डिफरेंट हैं क्या, देख के बताएं। इसका साइन डिफरेंट है कि एक जैसे है, एक जैसे तो हटा ही नहीं सकते। +3 कभी हटाए हो आप, तो एक का साइन चेंज होना जरूरी है। और साइन चेंज कब होता है भाई, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। कहां देखा आपने, डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने बताया था, नीचे वाले के साइन सारे बदल जाते थे। तो साइन हमको बदलना मस्ट है, तभी ये एलिमिनेट होगा। और साइन चेंज होते हैं किसमें, सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो जाते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन के। तो साइन चेंज करना है, इसीलिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 1, लिख लीजिए यहां पर, कितना है 3x + 4y इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 2, 3x minus y is equal to 9. We are going to subtract equation second by first. So all sign of second equation will change. So plus 3x become minus y become and plus 9 become. अब आपके साइन नीचे वाले हैं, इनसे कैलकुलेशन होगा, ये वहां भी बताया था मैंने, +3x minus 3x cancel. Now x is eliminated. That's why it is called elimination method. You can eliminate either x or y. Now calculate +4y plus y plus 5y. देखो मैं नीचे वाला साइन पढ़ रहा हूं, इसको ना पढ़ लेना। -6 - 9 अगेन एडेड -15,
साइड चेंज 5 का, तो y इज इक्वल टू वी गेट हाउ मच, -15/5, -15 अपॉन 5 बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो जब साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में जाएगा। 5 3 जा, तो y इज इक्वल टू आ गया कितना, ये आ गया, एक वैल्यू हमको मिल गई है। अब आप आगे का काम बिल्कुल आसान है, आपकी y की वैल्यू आ गई ना, इस वैल्यू को आपके पास दो इक्वेशन है 1 2 किसी में भी तो तो कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशन आर इक्वल, है ना, सो वी कैन एलिमिनेट देम। सो इन एलिमिनेशन मेथड व्हाट इज नेसेसरी, द कोफिशिएंट शुड बी सेम and the sign should be different. We can see clearly here the 3x, sign of 3x in both the equation is same, so we have to change the sign, and because sign changes when we subtract one equation by second equation, only then the sign will change. तो हमने क्या किया इसमें, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट किया, तो सबट्रैक्ट करने से सेकंड इक्वेशन के ऑल साइन चेंज हो गए, +3x से -3x एलिमिनेट हो गया, मतलब कट गया, राइट। और ये कैलकुलेट किया आपने तो 4y एंड +y 5y एंड -6 एंड -9 विल -15, सो वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 -3। नाउ दिस वैल्यू यू कैन पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन 1 and 2, so anyone by putting value of y in equation suppose 1 में ही पुट कर रहे हो आप, तो what is your equation number 1, this one, how much it is, 3x plus 4y, in place of y we have to put -3, 3x plus 4y के प्लेस में -3 इज इक्वल टू -6। सॉल्व दिस, 4 3 जा -12 इज इक्वल टू -12, साइड चेंज, तो इट विल -6 + 12, -6 एंड +12 +6, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। 3 का साइड चेंज 3 × 2 में है, तो x इज इक्वल टू कितना, 6/3 दैट इज 2। तो ये आपके आंसर हो गए भाई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। क्लियर।